गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम। कल हमने किया था क्या होती है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द सरफेस लाइन इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इसका प्रूफ करना है। हमने कोई स्फीयर कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो पहले आप इसका थोड़ा सा एरिया ले लो, क्योंकि हम एक बार स्मॉल एरिया की बात करेंगे। इसके अंदर ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ओके। तो यहाँ से कोई यहाँ से देखो, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर दे रखी है। तो यहाँ से देखो एरिया का ds वेक्टर हमने ये ले लिया। इसका नॉर्मल कहाँ होगा? इसका नॉर्मल भी अपर डायरेक्शन के अंदर होगा n कैप, ओके। तो प्रूफ आपको कैसे करना है, किसी भी कोई भी पॉइंट चार्ज होता है उससे रिलेटेड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। गॉस थ्योरम क्या थी आपकी? यहाँ पे ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट में ds वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप। ds वेक्टर क्या आपका? ds वेक्टर आपका मैग्नीट्यूड एरिया इनटू में डायरेक्शन। तो इसको एज इट इज यहाँ पे रखो ds r कैप, सॉरी n कैप। जो यूनिट वेक्टर होते हैं ना उनकी प्रोडक्ट 1 होते हैं, क्योंकि देखो n कैप हमने क्या माना है? नॉर्मल। और n कैप की भी वही डायरेक्शन है जो आपकी r कैप होगी, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर ही पॉइंट कर रहा है। तो r कैप डॉट में n कैप इज इक्वल टू 1 बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ r कैप एंड n कैप इज सेम, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका सरफेस इंटीग्रल लेना है, तो हम सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे ओवर द क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ओवर सरफेस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप डॉट कैप 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ds मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ, इंटीग्रल से केवल वही टर्म आपकी बाहर आती है जो कि कांस्टेंट हो, ठीक है। यहाँ देखो मैंने स्फीयर ले रखा है या आप सर्कल ले रखा है, इसके अंदर r हमारा कांस्टेंट है, मतलब क्योंकि ये हम आप गॉस थ्योरम को वहीं अप्लाई करोगे जब सिमेट्री का केस हो और यूनिफॉर्मली वर्ड उसके साथ अटैच हो। यदि आपका नॉन सिमेट्रिक होगा तो वहाँ हम गॉस थ्योरम का अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर ले लिया। उसके बाद ds सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r का स्क्वायर। तो इजीली आपने यहाँ से कर देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम इसके ऊपर ही कर रहे हैं, ds के ऊपर ही कर रहे हैं, कॉमन सी बात है। तो ये हो जाएगा 4 पाई में r स्क्वायर और एक आपका नीचे था r स्क्वायर से r स्क्वायर का क्या 4 पाई से 4 पाई। तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इज योर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जितना चार्ज उसके इनसाइड होगा केवल उसी की वजह से आपका फ्लक्स होगा, ठीक है। उसके बाद आप बताओ ना, सिमेट्रिक केस होंगे वहीं केवल गॉस थ्योरम अप्लाई होगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, नॉन सिमेट्रिक के अंदर कभी भी गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होती। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट वायर। यहाँ से देखो मैंने एक इनफाइनाइट वायर ले ली, मतलब मुझे ना तो इसका एंडिंग पता ना इसका स्टार्टिंग पता, और इसके ऊपर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लैम्डा क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं चार्ज आपका कितना है? पॉजिटिव, ओके। तो अब हमें देखना है इसका नेट फील्ड कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लूँ, इसका एक छोटा सा मैं यहाँ ले लूँ। यहाँ से जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा जो इस पॉइंट वाला है। इस पॉइंट वाला डायरेक्शन की पॉइंट आउटवर्ड होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव ले रखा है तो पॉइंट से अवे होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ एंगल आपका थीटा बनेगा। तो आप देखना ये जो इधर जाएंगे ना, रिजॉल्विंग करेंगे, तो ये इधर वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? एक कंपोनेंट इधर जाएगा और इसके दोनों कंपोनेंट यहाँ ऐड हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि मैं आपको ये बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। और जैसे कि यहाँ देखो ये एंगल आपका कितना है? थीटा है, ठीक है।
तो इस टाइप में आपने कन्वर्जन करना है, या आप इसको थीटा ले लो तो इनके बीच में थीटा होगा, या थीटा/2, आप कैसे भी आपका कन्वर्जन करो जैसे आपको अच्छा लगे। मीन्स हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाले जो दोनों फैक्टर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हमें याद रखना है जो इनफाइनाइट वायर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये देखो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही तो बनी हुई है। ओके, तो अब हमें देखना पड़ेगा गॉस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास गॉसियन सरफेस होना चाहिए। गॉसियन सरफेस आपका इस टाइप का होता है जिसके एवरी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है, चाहे आप कैसे भी डिस्कस करो। गॉसियन सरफेस इज दैट सरफेस इट विच एट एवरी पॉइंट हैव द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें उसको चूज ही इस टाइप में करना होता है। यहाँ देखो जैसे कि मैंने ये ले लिया स्ट्रेट वायर थी, इसका जो गॉसियन सरफेस है वो हमारा क्या होगा, सिलेंडर। वायर का सिलेंडर होगा, स्फीयर का गॉसियन सरफेस स्फीयर होगा, पॉइंट चार्ज का आपका गॉसियन सरफेस स्फीयर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, कोई सिलेंडर ले लिया, इसका गॉसियन सरफेस। पॉइंट कहाँ कैलकुलेट करना है, मान लो हमने अब हम देखेंगे, देखो ये यहाँ से वायर है, जो सिलेंडर की एक्सिस है ये आपकी, और आपकी इनफाइनाइट वायर भी ये है। तो यहाँ देखो आप, जब हम इनफाइनाइट वायर कर रहे थे उसका नेट फील्ड कहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में। मैंने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की ले ली डायरेक्शन, इसका यदि यहाँ से एरिया लेंगे ds, ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल क्या लेना हमें, आउटवर्ड होगा जो नॉर्मल, ये उसका एन कैप होगा। ठीक है, यहाँ भी इसका एरिया है ds, ये भी हो सकता है, तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा, ये होगा। यहाँ हम देखेंगे तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ होगा, ये होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, यहाँ से देखो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द, ओके यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो हम इसको सॉल्व करते तो हम ऐसे नहीं करते, ई डी एस कोस थीटा, थीटा यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट रीजन के अंदर, फर्स्ट रीजन की बात कर रही हूँ मैं, आपका नॉर्मल तो इस साइड है एरिया वेक्टर का, नॉर्मल ऑफ एरिया वेक्टर, बट आपका जो फील्ड है वो ऊपर की ओर है। एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, कोस 90 0, तो इसका मतलब ये पार्ट कभी भी आपका कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट रीजन। इसकी बात करते हैं, नॉर्मल अपवर्ड नॉर्मल ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर, एंगल कितना बना हुआ है 90, तो वही है, यहाँ पे भी फ्लक्स नहीं हो सकता। यहाँ हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी में है, एंड कैप भी इसी में है, मीन्स थीटा 0 और थीटा 0 कोस 0 1, तो यहाँ से कंट्रीब्यूट होगा केवल इस अलोंग द लाइन, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, केवल इस लाइन के अलोंग ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में ds, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एवरी पॉइंट पे, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं। अब सिलेंडर का एरिया क्या होता है, एक्चुअली जो सिलेंडर का एरिया होता है वो होता है आपका लेंथ एलिमेंट। चलो मैं उसमें कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, 2 पाई r l, where l is the length of the cylinder, r is the radius of the cylinder। ओके, अब हमें पता है ये फ्लक्स के इक्वल है, और यहाँ ये हमारा ये आ गया। अब हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल है, क्यू इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, बट हमारे पास तो बोल रखा है ये लैम्डा चार्ज जिसके पास है, तो यहाँ से हम चार्ज निकाल देंगे। लैम्डा क्या होता है, चार्ज बाय में लेंथ, लेंथ हम एल कंसिडर कर चुके हैं, तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा एल। तो यहाँ से हम एक तो इसको एज इट इज लिख लो आप 2 पाई आर एल, क्यू इनक्लोज की जगह आपको क्या लिखना है, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ओके, उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, ये मेरे पास
एल से ऐड गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका लैम्डा अपोन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के इन केस ऑफ द इनफाइनाइट वायर। जरूरी नहीं है अभी हर बार आप यही लिख दो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², वो केवल पॉइंट चार्ज का होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक की डिपेंडेंसी हाँ ये है इन्वर्सली में होगा, बट वो r² भी, क्यूब भी, 5 भी, r के भी, किसी के में भी उसकी डिपेंडेंसी हो सकती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल अच्छे, जैसे मैं उसको ना एक तो ट्रिक से आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन से मैं वो करवा रही हूँ आज। मान लो आपने ये क्यूब ले लिया, ठीक है। क्यूब के अंदर क्या होते हैं, 6 फेज होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। क्यूब ले लिया, अब देखो मैंने क्यूब ले लिया, क्यूब के कितने होते हैं, 6 फेस, मतलब हमारा रूम कंसीडर कर लो, वो भी तो क्यूब होता है। मैंने बोल दिया आपको जो एक चार्ज बैठा है जो इसके सेंटर पे है क्यू, क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हमें पता है नेट फ्लक्स क्या होता है, चार्ज बाई में एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनक्लोज्ड। अब ये देखो इस क्यूब के अंदर कौन सा चार्ज बैठा है, क्यू, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, उसके पास क्या होगा, चार्ज होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन राइज हो सकता है कि एक फेज ने टोटल फ्लक्स दिया है, 6 के 6 फेजों ने इतना दिया है, अब एक फेज ने कितना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स दिया है, कितनी उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है। तो यहाँ देखो टोटल फेज कितने हैं, 6 है, तो एक की वजह से मान लो ये 1 है, 2 ये 3, पीछे वाला 4, आगे वाला 5, 6 फेज हो गए। तो फर्स्ट फेज ने कितना कंट्रीब्यूट किया उस फ्लक्स में, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक हिस्सा ये करेगा। फाई 2 ने भी कितना किया है, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, फाई 3 ने भी क्यू अपॉन में 5 एप्सिलॉन नॉट, फाई 4 ने, फाई 5 ने, 5 6 ने भी इतना ही किया। अब देखो आप इन तीन सबको ऐड कर दो तो नेट फ्लक्स आपका इतना ही हो जाएगा। हमने डिवाइड क्यों किया 6 से, क्योंकि 6 फेस मिलके क्या वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक तो उसका 1/6 ही करेगा, ठीक है। तो ऐसे हम उसको कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मैथ में भी आज कर सकते हो। देखो 6 है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स 5 को, तो 1 फेज कितने को करेगा, 5/6, 5 कितना था, क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। यहाँ से ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको पोजीशन देखना चार्ज कहाँ बैठा है। अब मान लो ये चार्ज सेंटर पे ना होकर इस थर्ड वाले फेज पे बैठा है, क्यों, चार्ज प्लेस्ड एट 1 फेज के सेंटर में बैठा है, ये बैठ गया यहाँ पे। अब इसका फ्लक्स निकालो, देखो फ्लक्स निकालने के लिए हमने कितनी बार बोला, क्यों इनक्लोज बाय में एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो ये तो यहाँ बैठा है, आधा स्पेस के अंदर तो चला गया, लेकिन आधा हिस्सा तो इसका बाहर है। तो मैं क्या करूँ, एक ऐसा ही क्यूब इधर बना दूँ, ऐसा करके मैं इधर ये क्यूब बना देती हूँ। मान लो मैं इसका स्लाइडेड प्लेन बना देती हूँ भी, ये आपका चार्ज है उसके अंदर आ जाए, क्यूब के अंदर आ जाए। तो आप ऐसे देखोगे जैसे 2 क्यूब, यहाँ से आप ऐसे करो, एक क्यूब में इसी की एक्सिस को लेके यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, आप ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे नहीं बना लेकिन बन गया। देखो अब ये चार्ज पहले तो अकेला था, कोई किसी ने इनक्लोज नहीं किया था, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर दूसरा चार्ज क्यूब को बैठा रहे हो तो ये चार्ज है ना जो ये वाला, ये आपका कंप्लीट उसके अंदर इनक्लोज हो जाएगा। तो अब ये देखो नेट फ्लक्स कितना होता है, क्या वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बट अब इसके अंदर बताओ हमारा नेट फ्लक्स कितना होगा। एक चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हमने 2 क्यूब की जरूरत पड़ी है, तो इसका जो नेट फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में चार्ज सेंटर पे बैठा था जो चारों ओर से इनक्लोज था, लेकिन अब वो फेस पे बैठा है, तो उसको इनक्लोज करने के लिए हमें कुछ अदर देन भी वहाँ पे क्यूब बनाना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर जो आपका नेट फ्लक्स है वो हो जाएगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट।